बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले 6 न्यूमेरिकल मैं आपको एक अलग वीडियो में करवाऊंगा और आखिरी 2 अलग वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि जो आखिरी 2 न्यूमेरिकल है ना, वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड हैं, थोड़े से लेंथी हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो इसलिए बाकी न्यूमेरिकल में भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बाकी थोड़े से छोटे हैं, तो इसलिए मैंने कहा इनको अलग कर दें, उनको अलग कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी पहला न्यूमेरिकल। तो जी बच्चे, पहले न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं, ज़रा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कि किसी बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पूछ रहे हैं। तो गिवन डेटा के बाद हम क्या लिखते होते हैं, टू फाइंड। गिवन डेटा के बाद टू फाइंड, तो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी का मतलब है नंबर कितने हैं किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में इन 1 मिनट। तो टाइम कितना है जी, 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इफ द 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग। अच्छा जी, करंट कितना पास कर रहा है, करंट को आई से शो करेंगे, 300 मिली एम्पेयर। अब बच्चे ये 300 मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो टाइम और करंट दिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा जी, कुछ और भी दिया, जरा देख लें। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मिनट 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। ओके बच्चे, और कुछ नहीं दिया, करंट और टाइम दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन। तो बच्चे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ ना, Q इज इक्वल टू NE। ये हमने मिलीकन मेथड में पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में। तो N इज इक्वल टू Q/E, ऐसे है ना, N इज इक्वल टू Q/E, E नीचे आ जाएगा। अब N इज इक्वल टू Q की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपने ये फार्मूला तो पढ़ा हो ना, इस साइड पे मैं लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इधर से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I मल्टीप्लाई बाई T/E। E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये फिक्स होता है। अच्छा जी, करंट कितना है, 300 मिली का मतलब है 10 की पावर -3। टाइम कितना है, 60 सेकंड, डिवाइडेड बाय, अब E की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन ये कांस्टेंट होती है 1.6 ज़रा 10 की पावर -19। अच्छा जी, 300 मल्टीप्लाई बाय 60, ये बन जाएगा 18,000, डिवाइडेड बाय 1.6, 10 की पावर -3 -19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19। तो ये 18,000 तकसीम 1/6। तो कैलकुलेटर हम कर लेते हैं। तो बेटा 18,000 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये हमारे पास आता है जी 11250 ज़रब 10 की पावर, जिनकी बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, -3 +19 +16। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, जिनके साथ इशारिया नहीं एंड पे होता है ना, तो आप पॉइंट को उठा के इधर ले आए, 1 2 3 4। अब 4 ये और 16 ये, कितना हो जाएगा, 20। तो 1.125 ज़रब 10 की पावर 4 और 16 20। तो ये आ जाएंगे, नंबर है ना, इसका कोई यूनिट तो नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन 1.125 ज़रब 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में उस बल्ब में से गुजरेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, इसको नोट करें। तो जी बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 2 हम स्टार्ट करें। ए चार्ज ऑफ 90 कूलम। तो चार्ज कितना दिया हुआ हमारे पास, 90 कूलम चार्ज है। थ्रो अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट। तो टाइम कितना जी, 1 घंटा 1 आवर एंड 15 मिनट। तो बच्चे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 + 15 75 मिनट आ जाएगा टाइम। तो अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 75 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा जी 4500, 4500 सेकंड। तो अगर चार्ज 90 कूलम है और टाइम कितना है, 4500 सेकंड, 4500। व्हाट इज़ द करंट इन द वायर। आई की वैल्यू निकालनी, सीधा सीधा न्यूमेरिकल है। आई इज इक्वल टू Q/T, आई इज इक्वल टू Q/T। तो आई इज इक्वल टू Q कितना है जी, 90 कूलम। टाइम कितना है, 4500 सेकेंड। तो 90 तकसीम 4500 कितना हो जाएगा, 0.02 एम्पेयर। आप कैलकुलेटर पे तकसीम करेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पेयर।
लेकिन हमारी बुक में ना आंसर दिया हुआ है मिली एम्पेयर में। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने मिली में निकालना ही निकालना है। तो बहरहाल मैं मिली में कन्वर्ट कर देता हूँ। 0.02 ज़रब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 से ही डिवाइड करेंगे। अब ये 10⁻³ एम्पेयर ये मिली एम्पेयर बन जाएगा और -3 ऊपर जाके +3, तो इट मीन कि आपने 0.02 -3 ऊपर जाके +3 मतलब 1000, तो ये मिली एम्पेयर। तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये 20 आ जाएगा। तो 20 मिली एम्पेयर आपके पास करंट आ जाएगा। तो मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर नहीं भी करना तो ये आंसर भी आपका ठीक माना जाएगा। तो इसको नोट करें जी। तो जी बेटा थर्ड न्यूमेरिकल डायग्राम टाइप है। तो अगर ये न्यूमेरिकल पेपर में आपको आएगा ना तो आपको डायग्राम दी जाएगी। तो ज़रा आप देखें कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 6 ओम की, ये भी रेजिस्टेंस 6 ओम की है, ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं और उनके साथ एक 3 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। ठीक हो गया। इनके साथ हम एक लगा देते हैं जी बैटरी, वो भी 6 वोल्ट की है। तो ज़रा ये चेक करें जी, ±6 वोल्ट, दिस इज़ कॉल्ड 6 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम। मैं पहले कह रहा हूँ कि डायग्राम आपने याद नहीं करनी, डायग्राम पेपर में आएगी। तो इसको मैं कह देता हूँ R1, इसको मैं कह देता हूँ R2 और इस रजिस्टर को मैं कह देता हूँ R3। तो गिवन डेटा डायग्राम से देखकर लिखेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, R1 = 6 ओम, R2 = 6 ओम, R3 = 3 ओम। और बैटरी कितने वोल्ट की है जी, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो कहता क्या है, ज़रा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहता है जी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। दूसरा पार्ट क्या कहता है, टोटल करंट निकालें। तीसरा पार्ट क्या कहता है जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। और R1 में से कितना करंट पास किया, R2 में से और R3 में से। R1 में से जो करंट पास करेगा ये टोटल करंट है I। जब ये टोटल करंट इधर पहुंच जाएगा ना बच्चे, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो R1 की तरफ जो करंट जाएगा वो I1 होगा, R2 की तरफ जो करंट जाएगा वो I2। तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो I1 = क्वेश्चन मार्क, I2 = क्वेश्चन मार्क और I3 = क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टेटमेंट है हमारी, डायग्राम पेपर में आएगी। डायग्राम से देखकर आपने गिवन डेटा लिखा, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल करंट निकालना है और हर रेजिस्टर में से कितना करंट पास किया वो निकालना है। R1 में से जो करंट पास कर रहा है वो I1 है, R2 में से I2, R3 में से ये I1 I2 इधर आके कंबाइन हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड I3। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चे जरा इस डायग्राम पे फोकस करें। अब ये डायग्राम अगर आप देखें ना तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई हैं। तो पैरेलल में सोल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है ना, फार्मूला 1/R इक्विवेलेंट, इसको मैं डैश का नाम दे देता हूं। ठीक है, पैरेलल में फार्मूला होता है 1/6 + 1/6। ठीक है ना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, हम MD कैट में बच्चों को बताते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो ना, उनकी वैल्यू सेम हो, तो उस एक रेजिस्टर की वैल्यू का हाफ कर दें। मतलब दोनों की 6 है ना, तो आप 6 का हाफ करेंगे 3, तो आपके पास आंसर 3 आएगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस 10 ओम की हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं, तो आपके पास आंसर 10 का हाफ करें 5 ओम आएगा। यानी कि जितनी भी रेजिस्टेंस है ना, अगर वैल्यू सेम है तो उनका हाफ ही आंसर आएगा। बहरहाल हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्योंकि MD कैट नहीं पढ़ रहे, तो पूरा प्रोसीजर करेंगे। 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2/6। तो क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट डैश। ठीक हो गया। इसको उलट कर दें तो R इक्विवेलेंट = 3 ओम। अब आप गौर करें, इन दोनों को सोल्व किया, ये पैरेलल में थी तो आंसर कितना है 3 ओम। अब ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस आई है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, ये 3 ओम और ये 3 ओम। अब बैटरी के साथ क्या हो जाएंगी सीरीज में, यानी कि 3 ओम ये वाली बन गई और 3 ओम ये 3 तो ऑलरेडी मौजूद है ना। इन दोनों को सोल्व किया पैरेलल में तो 3 ओम आंसर है। अब ये 3 + 3 ये 6 हो जाएगी। सो
इसको आर इक्विवेलेंट प्राइम कह लेना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्राइम प्लस R3, तो 3 + 3 6 ओम। तो ये बच्चे पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 6 ओम। ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब टोटल करंट निकालते हैं, V = IR। ये तो पहला पार्ट सोल्व हुआ है ना हमारा। अब दूसरा पार्ट कैसे सोल्व होगा, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। दूसरा पार्ट अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V = IR, ठीक हो गया जी। और I = V/R। तो V कितना, बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 एम्पेयर आ जाएगा कि सर्किट में से टोटल करंट कितना पास आउट करेगा, ये 1 एम्पेयर, यानी कि इधर आपके पास आएगा 1 एम्पेयर करंट। अब आपने ना अगली चीज़ को I1, I2, I3 निकालने के लिए इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आप ज़रा गौर करें, जब आप सोल्व करेंगे ना 1 एम्पेयर का करंट आएगा। अब R1 और R2 सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। 1 एम्पेयर का हाफ करें तो 0.5 एम्पेयर ऊपर चला जाएगा और 0.5 एम्पेयर नीचे आ जाएगा। हाफ हो जाएगा ना, आधा करंट ऊपर आधा नीचे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है। तो आप पार्ट नंबर 3 कैसे करेंगे, यानी कि 3 और 4 का आंसर आएगा 3 और 4। बेटा आप लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में लगी हुई हैं, सो करंट इज डिवाइडेड, करंट डिवाइड हो जाएगा। टोटल करंट कितना था, 1 एम्पेयर का ना, तो I1 भी हो जाएगा 0.5 एम्पेयर, I2 भी हो जाएगा 0.5 एम्पेयर। लेकिन अब गौर करें, I1 I2 तो आ गया हाफ हाफ, जब ये 0.1 एम्पेयर ऊपर से इधर आएगा, 0.5 एम्पेयर इधर आएगा, तो फिर 0.5 इधर आके क्या हो जाएगा, ये फिर 1 एम्पेयर का करंट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में वही करंट गुजरेगा जो टोटल करंट पास कर रहे हैं, सिर्फ पैरेलल में डिवाइड होगा। तो आप नेक्स्ट 5th पार्ट कैसे करेंगे, बिकॉज R3 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी, R3 सीरीज में सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट वे है, तो इसको आप गलत नहीं कह सकते। तो I3 = 1 एम्पेयर, तो ये जो टोटल सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो सीरीज में लगी हुई है तो वही करंट फ्लो करेगा 1 एम्पेयर, लेकिन पैरेलल में R1 और R2 लगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0.5 ये 0.5 ये हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बच्चे इसको नोट कर लें काइंडली, ठीक हो गया। तो ये आपके पास था जी न्यूमेरिकल नंबर 3। तो जी बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 हम स्टार्ट करें। ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन, आयरन कहते हैं लोहे को, कहता जी एक लोहे की बार है, इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। अब ये उसने लिखा नहीं है ये क्या है, मैं इसको कह रहा हूँ एरिया। बच्चे कहते सर आपको कैसे पता चला, देखें अगर लेंथ होती ना तो उसका यूनिट होता है मीटर, एरिया का क्या होता है, मीटर ज़रब मीटर, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर ज़रब मीटर ज़रब मीटर। अगर 2 मरतबा ज़रब दी हुई है तो वो एरिया है, 3 मरतबा ज़रब दी होती तो वो वॉल्यूम होता, अगर 1 मरतबा लिखा हुआ तो जारी बात वो लेंथ ही है। आप बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मकसद उसने लिखा नहीं है ये एरिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 मरतबा ज़रब दिया तो वो एरिया की बात ही कर रहे हैं। कहता है कि लोहे की रेक्टेंगुलर बार है, उस लोहे के टुकड़े का एरिया कितना है जी, ज़रा लिखें। एरिया हो जाएगा बच्चे 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो ये 2 मरतबा 100 से डिवाइड करेंगे। भला क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में, फिर सेंटीमीटर को मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 2 और 2 4 ऊपर जाके -4, तो ये हमने सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में निकाल लिया उस लोहे के टुकड़े का एरिया।
एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है जी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया तो ये 0.4 मीटर आंसर आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, कहता है जी उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें लोहे के टुकड़े की। अगर रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, आयरन कहते हैं लोहे को, और उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, ये एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 ओहम मीटर। बात समझ रहे? तो बच्चे अब क्या हो जाएगा ज़रा देखें, यानी कि अब आपके पास 3 चीज़ें गिवन है। ये तो रफ अमल पे था ना, मैं इसको टिक कर देता हूँ कौन कौन सी, ज़रा देखें। एक तो आपके पास उस लोहे के टुकड़े का एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है और रेजिस्टिविटी, ये मैंने रेड से हाईलाइट किया है। तो रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, सिंपल सा फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो क्या आ जाएगा जी, R इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, लेंथ कितनी है बेटा 0.4, एरिया कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ठीक हो गया जी, एरिया लेंथ की वैल्यू पुट करवा दी और एरिया की, तो क्या आ जाएगा जी 11 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये कितना आता है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो बच्चे ये आता है हमारे पास 4.4, 11 और 0.4, 4 इसको ज़रा दी 4.4 आ गया, डिवाइडेड बाय 4, ठीक हो गया 10 की पावर -8 और -4 ऊपर जाके +4। अब ये 4.4 डिवाइडेड बाय 4, ये 1.1 आ जाएगा। 10 की पावर जिनकी बेस सेम हो पावर ऐड, -8 + 4 -4, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम लें जी, ये 1.1 ज़रब 10 की पावर -4 ओहम, ये आपके पास चौथे न्यूमेरिकल का आंसर है, नोट करें। तो जी बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 हम शुरू कर रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर, लोहे की एक बारीक सी वायर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं क्या लिखूंगा, आर के साथ मैं लिखूंगा 0, कितनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ओहम। ठीक हो गया जी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर आपने याद रखना है, इनिशियल टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर है 500। अच्छा, कहता जी व्हाट इज द रेजिस्टेंस, यानी कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, और अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो फिर कितनी होगी, यानी कि आर टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इफ़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी है जी 5.2 ज़रब 10 की पावर -3 पर केल्विन। अल्फ़ा का यूनिट पर केल्विन होता है ना। तो जी बेटा क्या कहता है जी, टेम्परेचर कितना है, 1, T1 कह देता हूँ, 1, T2 कह देता हूँ। इनिशियल T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, ये T टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था इनिशियल और 500 डिग्री सेंटीग्रेड था फाइनल। डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करें, 0 + 273, दिस इज 273 केल्विन, 500 + 273 773 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा जी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो T इज इक्वल टू 773 - 273। तो बेटा आपके पास ये टेम्परेचर आ जाएगा जी 500 केल्विन। ये मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, वैसे आपने करना नहीं है, करना ऐसे ही है कि जितना डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर में, केल्विन में भी आंसर हमेशा उतना ही आता है। तो बहरहाल ये तो एमडी कैट के लिहाज से शॉर्टकट था, लेकिन आप चूंकि पूरा न्यूमेरिकल लिखेंगे तो गिवन डेटा के बाद क्या आ जाएगा जी, टू फाइंड। तो क्या निकालनी थी आपने, रेजिस्टेंस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे 500, तो ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने टी लिख दिया है, दिस टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो आर 0 दिया है, आर टी आपने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है बताएं जी, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोड ओवर आर नोड टी। ठीक हो गया बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें, ये आर नोड टी डिवाइड रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अल्फ़ा आर नोट टी इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट। बात समझ रहे? माइनस आर नोट इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या लिखेंगे, आर नोट प्लस अल्फ़ा आर नोट टी इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट इधर आके प्लस का हो गया ना, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। आर नोट कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू आर टी। वैल्यूज पुट करवाएं जी। आर नोट की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 5.2 ज़रब 10 की पावर -3 केल्विन। टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन इज इक्वल टू आर टी। जी कैलकुलेशन करें जी, क्या आएगी, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 1 प्लस, अब आपने ज़रब देनी है 5.2 ज़रब 500, तो 5.2 ज़रब 500 ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2600। 5.2 ज़रब 500 2600 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 नीचे जाके +3 हो जाएगा, +3 का मतलब है 3 0 इज़ इक्वल टू आर टी। इसको तकसीम करें क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा तकसीम करने से 2.6, तो 2.6 प्लस 1 ये आ जाएगा 3.6 ज़रब 10 की पावर 4। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। तो ये आपके पास आर टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप लेफ्ट राइट पे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी न्यूमेरिकल नंबर 5, नोट करें। तो जी बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 देखेंगे 13.6। ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, कहता है जी कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल। अब 2 सेल लगे हुए हैं, एक ये वाला है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। इस सेल को मैं कह देता हूँ E1 और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस सेल को मैं कह देता हूँ E2। 2 सेल हैं E1 E2, ये दोनों सेल की इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इसको मैं R1 कहता हूँ, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इसको मैं R2। ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2, 2 सेल लगे हुए हैं। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम कैपिटल R से शो करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल। दोनों सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। डायग्राम पेपर में आएगी। बेटा मैं आपको बता दूं ये न्यूमेरिकल में से ना एमसीक्यूज बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज भी बताऊंगा। तो ज़रा गिवन डाटा लिखते हैं। तो बैटरियां 2 हैं, तो लिखें जी E1 कितना है 24 वोल्ट, E2 कितना है, 2 बैटरियां है ना, E2 है 6 वोल्ट, एक 24 वोल्ट की बैटरी है, एक 6 वोल्ट की है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है R1 0.10 ओहम, R2 कितनी है 0.90 ओहम, ये R1 ये R2। दोनों बैटरीज होगी, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कितनी है कैपिटल R 8 ओहम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल R से, इंटरनल को स्मॉल r से लिखेंगे। गिवन डेटा टू फाइंड कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल। पहले सेल का भी VT1 VT2, VT स्टैंड्स फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पहले सेल का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे सेल का। तो ये गिवन डेटा देखा लिखा हमने डायग्राम को देखकर, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब असल कहानी शुरू होती है, जरा तवज्जो करें बच्चे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन क्या है आपके पास, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। तो इधर 1 लिखेंगे, इधर भी 1 इधर भी 1, करंट सेम है ना, याद रखेंगे ये दोनों सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये सीरीज में लगी हुई है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो I के साथ 1 नहीं लिखेंगे। अब बच्चे ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसकी वजह E1 की वैल्यू तो हमारे पास है, ये 24 वोल्ट, R1 भी है, लेकिन करंट तो दिया ही नहीं हुआ। तो पहले हम करंट फाइंड आउट करेंगे। तो करंट फाइंड आउट करेंगे, तो मैं इधर हेडिंग लगा देता हूँ छोटी सी कि करंट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो V की जगह पे लिखेंगे E। अब हमारे पास E की वैल्यू भी नहीं है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी नहीं है,
तो आप कहेंगे सर ये दी तो ही है, ये E1 E2 है, नेट EMF नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो पहले मैं E की वैल्यू निकालूंगा R की, उससे मेरे पास करंट आएगा, उस करंट की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो फिर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब E की वैल्यू कैसे आएगी? अब ये यहाँ पर इंटीजर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपने नोट करने हैं। बच्चे आप गौर करें, ये सेल E1 है, ये सेल E2 है, दो सेल लगे हुए हैं ना। पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो याद रखेंगे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव नेगेटिव के साथ सेम टर्मिनल कनेक्ट होंगे ना, तो हम जो नेट EMF निकालेंगे उसको माइनस करेंगे, E1 माइनस E2। ये आपको पता चला कि E1 माइनस E2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है, सेम टर्मिनल कनेक्ट होंगे तो माइनस करेंगे, ऑपोजिट कनेक्ट होंगे तो ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल MD कैट का एक टॉपिक है। बहरहाल तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है 24, E2 की 6, तो 24 माइनस 6 18 वोल्ट, तो ये EMF आ गई। अब R इक्विवेलेंट एंड तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी बच्चे? अब कितनी रेजिस्टेंस है जरा तवज्जो करें, 3 है, R1 कैपिटल R और R2, ये तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में तो सिंपल ऐड करते हैं ना हम, तो क्या लिखेंगे R1 प्लस कैपिटल R प्लस R2। R1 कितनी है 0.10, कैपिटल R कितना है 8, R2 कितना है 0.90। ठीक हो गया। अब ये 0.10 और 0.90 ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 8 9 ओहम, तो ये 9 ओहम की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप गौर करें, R इक्विवेलेंट भी आ गए और टोटल EMF भी आ गई। दोनों वैल्यूज किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो पुट करें जी, क्या आ जाएगा? तो लिखेंगे जी इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे क्या आ जाएगी? I इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी आई 18 और R इक्विवेलेंट कितना आया 9 ओहम, तो 9 2 18, तो करंट कितना आ जाएगा जी 2 एम्पेयर। करंट कितना आ जाएगा? तो अब इसी करंट की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी थी ना, जो इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करवानी है करंट की वैल्यू। तो पुट करवाएं जी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या इक्वेशन है जी? VT इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है देखिए ज़रा 24, तो E1 है हमारे पास 24 माइनस IR1 करंट कितना है 2, R1 कितना है 0.10, तो ये VT1 कितना आ जाएगा 24 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.20 0.20 ऐसी है ना। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये आ जाएगा 0.2 आएगा ये। ठीक है। अच्छा 24 माइनस 0.2, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा जी VT1 23.8 वोल्ट। अब आपने कुछ बात नोट की है कि बैटरी कितने वोल्ट की थी 24 वोल्ट की, लेकिन जब उसके टर्मिनल के अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है तो बैटरी तो 24 वोल्ट की थी। आंसर कितना दे रही है 23.8, कम है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन E, यानी कि ये जो VT की वैल्यू आई ना 23.8 ये EMF से कम है। तो इसका मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो बच्चे ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, दिस इज डिस्चार्जिंग। मैंने कहा था ना MCQs भी बताऊंगा, तो ये MCQs हैं, आपने अलग लिख लेने। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम हो तो इसका मतलब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर ये डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब ये वाली चार्ज हो रही है। तो अभी मैंने इसको सोल्व नहीं किया, मुझे पहले ही पता चल गया कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा ही आएगा। यानी कि अगर ये बैटरी 6 वोल्ट की है ना तो आंसर इसका 6 से ज़्यादा आएगा। इसका उलट है ना, अगर ये डिस्चार्ज हो रही है तो ये चार्ज हो रही है। बात समझ आ रही है? तो ये आपने इसकी इक्वेशन क्या बनी थी VT इज इक्वल टू E माइनस IR। इधर ये बैटरी करंट दे रही है
और इधर करंट इंटर हो रहा है, तो फिर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो जाएगी, वी टी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो ये है वो 6 MCQs आपने नोट करनी है, आपके MD कैट में भी पूछे जाते हैं। ये आप न्यूमेरिकल में बेशक ना लिखिएगा, लेकिन ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। अब आपने देखा कि न्यूमेरिकल में से भी MCQs का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये चार्जिंग का केस, ये डिस्चार्जिंग। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो फार्मूले में माइनस आएगा, बैटरी चार्ज हो रही है तो प्लस आएगा। चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप बैटरी से करंट ले नहीं रहे बल्कि उसको दे रहे हैं। बात समझ आई। और डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम आएगा। इसका सबूत आपके सामने है कि ये 24 वोल्ट की है, आंसर ये दे रही है 23.8। तो ये पहला पार्ट सोल्व हो गया जी, दिस इज पार्ट नंबर 1। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, तो उसका उलट आ जाएगा ना, VT2 इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है ना, तो इधर हम लिखेंगे ई प्लस आई आर, E2R2। तो VT2 इज इक्वल टू E2 कितना है जी बच्चे, 6 वोल्ट, 6 प्लस करंट कितने हैं 2 एम्पेयर, R2 कितने हैं 0.90 तो VT2 इज इक्वल टू 6 प्लस ये कितना आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1.8। तो 1.8 प्लस 6 7.8, तो VT2 इज इक्वल टू 7.8 वोल्ट। अब देखा वो बात सही होगी कि नहीं, बैटरी तो है 6 वोल्ट की, लेकिन जब मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो ये मुझे 7.8 देती है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एक की ताकत ही 6 वोल्ट है, वो 7.8 कैसे दे सकती है। इट मीन कि उसके अंदर करंट इंटर हो रहा है, वो चार्ज स्टोर कर रही है। बात समझ आ रही है। तो ये बेटा आपके पास 13.6 न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। इसमें MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा आई होप कि आपको पहले 6 न्यूमेरिकल क्लियर हो गए। इंशाल्लाह 7वां और 8वां ये दोनों किरचॉफ वोल्टेज लॉ की न्यूमेरिकल हैं और उसकी एप्लीकेशंस भी हैं, तो उसको हम अलग सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।